तो बेटा देखो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स पिछले लेक्चर में हो चुका है। आज हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे हेलो एल्केन के। ठीक, तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें अपना पहला मेथड है बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। देखो हमको बनाना क्या है भाई, हमको बनाना है हेलो एल्केन। हाँ, इसका मतलब RX हमको यही तो बनाना है, अल्काइल हैलाइड ही तो बनाना है। ठीक है, अब देखो एल्केन क्या होता है, कोई एक सिंपल सा एल्केन ले लो। मान लिया हमने ले लिया मीथेन CH4, ठीक, और CH4 को मैंने रिएक्ट करा दिया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। क्लास 11th में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ चुके होगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ चुके होगे। अगर नहीं भी पढ़े हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 11th में पढ़ाई नहीं की हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझा दूंगा। ठीक, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा अगर आप 11th नहीं पढ़े हो तब भी। देखो CH4 में अगर हम Cl2 का हैलोजिनेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू फोटॉन्स, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है इसमें? जो मैकेनिज्म होती है बेटा वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। इसको क्या कहोगे आप? क्लोरो मीथेन, ठीक, या मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये R हो गया और ये X हो गया। देखो मिथाइल को अगर हम R कह दें और हैलोजन को, क्लोरीन को अगर हम X कह दें तो ये RX बन गया। ये क्या बन गया? हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, अभी समझ लेते हैं। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होगा क्या, समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो ये हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, और यहाँ पे हमारे पास Cl और Cl है। ठीक है, जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते हैं तो होता क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन बोले तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से टूटेगा, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे दोनों ही क्लोरीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन होगा और दोनों ही क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगी। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो अगली स्पीसी बनी वो क्या बनी? CH और देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो यहाँ पे एक डॉट लग गया। वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था अब वो फ्री हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया था वो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, दोनों ही फ्री रेडिकल हो गए। अच्छा, प्लस Cl और Cl, ये दोनों भी फ्री रेडिकल हैं। आ रही बात समझ में? अब सुनो, ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे। इस फ्री रेडिकल के साथ ये फ्री रेडिकल आएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3Cl, और ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ कंबाइन होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? HCl। ठीक, तो इसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। लेकिन इस प्रोसेस की दिक्कत क्या है कि ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा भाई। ये ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपने लिया, एक ही इक्विवेलेंट लिया है। ठीक है, ये तो एक्सेस में होगा। अगर एक्सेस में होगा तो सनलाइट की भी कोई कमी नहीं है। सनलाइट की अगर कमी नहीं है
तो यहां से फिर क्या होगा, फिर से एक Cl2 रिएक्ट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, और ये CH3Cl से फिर बना देगा क्या, CH2Cl2, एक क्लोरीन और आएगा, एक हाइड्रोजन और बाहर निकल जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ HCl, एक मोल HCl का और निकल जाएगा। यहाँ पे एक HCl निकला, एक यहाँ पे HCl निकला, ठीक। फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्लोरीन आएगा H न्यू, और फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन अंदर आएगा तो CHCl3, फिर से क्या होगा, एक HCl निकल जाएगा। फिर जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब तक क्लोरीनेशन होता रहेगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से यहां पर क्लोरीन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, एक मोल HCl निकलेगा और बनेगा क्या, CCl4, एक हाइड्रोजन और निकल गया और एक क्लोरीन और जुड़ गया है। ये क्या बन गया, ये बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। कैसा बना ये, क्या ये टेट्रा हेलो एल्केन बन गया, हाँ। ये क्या बना, क्या ये ट्राई हेलो एल्केन बन गया, हाँ। क्या ये डाई बन गया, डाई हेलो एल्केन बन गया। और ये हेलो एल्केन बन गया, सिंपली हेलो एल्केन। आ रही बात समझ में। तो एक मेथड जरूर है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलो एल्केन बनाने का, प्रिपेयर करने का एक मेथड जरूर है, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें अगर 1 डिग्री हेलो एल्केन बनाना है तो ना चाहते हुए भी 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री भी हेलो एल्केन मिल जाएगा, एक्सेप्ट कि हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर ले जाएं और एक ही स्टेप पे ये रिएक्शन रुक जाए यहीं पे, ठीक। तो इसको कंट्रोल करने के लिए काफी महंगे इक्विपमेंट्स, काफी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए कभी भी लेबोरेटरी में अगर हमको 1 डिग्री हेलो एल्केन बनानी है, प्रिपरेशन मेथड अगर हमें बताना है, तो हैलोजिनेशन हम लोग नहीं बताते। हाँ, ये यूज कहां पे होता है, इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री में इस मेथड को हम यूज करते हैं बल्क में बनाने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे हम महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं। हमें बल्क में अगर हमें 1 डिग्री हेलो एल्केन बनाना है तो हम इक्विपमेंट्स लगा के, मेथड्स लगा के हम 1 डिग्री बल्क में बना सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो ये एक मेथड जरूर है, लेकिन इससे हम बनाते नहीं हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो आपका पहला मेथड हुआ 1 डिग्री का। अब अच्छा, इसमें देखो हैलोजिनेशन में अभी हमने सिर्फ क्लोरीनेशन के बारे में बात की है, अभी ब्रोमिनेशन बचा हुआ है हैलोजिनेशन में ही, और आयोडीनेशन भी बचा हुआ है। फ्लोरिनेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोड कर जाता है, इसलिए हम फ्लोरिनेशन नहीं कराते, ठीक। सुनो, दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं ब्रोमिनेशन की। तो ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे हम, एल्केन में ब्रोमिनेशन अगर करेंगे तो सेम जैसे क्लोरीन का किए थे क्लोरिनेशन, वैसे ही सिंपली हम ब्रोमिनेशन भी कर लेते हैं, सेम एज क्लोरिनेशन। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक। आ गई बात समझ में। अच्छा, ये जितनी कुछ भी मैं चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीज आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है बेटा कि आप खुद से अपने नोट्स बनाइए। आपके द्वारा खुद से बनाया हुआ आपका जो हैंडमेड नोट है, उससे बेहतर नोट दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो भी आप खुद से लिखोगे वो आपको पता है कि आपने ये लाइन क्यों लिखी थी, इस लाइन से आपको क्या समझना है, ठीक है। तो खुद के नोट्स बनाओ, वो बेस्ट नोट्स होते हैं। दुनिया में कहीं से कोई भी नोट्स सुनना, आजकल दुनिया भर के नोट्स पड़े हुए हैं यार, दुनिया भर के चैनल कहीं से भी डाउनलोड करके प्रिंट मार लो, नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन उन नोट्स में उन्होंने क्या लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, तुमने क्या समझ के क्या लिखा है वो नहीं मिलेगा। तो खुद के नोट्स बनाओ, ज्यादा बेहतर है। ब्रोमिनेशन वैसे ही होगा जैसे क्लोरिनेशन हुआ था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयोडीनेशन की। आयोडीनेशन मतलब अगर हम आयोडीन जोड़ दें तो क्या होगा, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होगी। लेकिन सुनो, मान लो, सपोज कर लो कि हमने CH4 में
आयोडीन को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, तो पहली बात तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक, क्यों होती है? क्योंकि CH4 जब I2 से रिएक्ट करेगा तो CH3I मिथाइल आयोडाइड बनाएगा प्लस HI बनाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन जैसे ही होगी वैसे ही ये तुरंत बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड जैसे ही हुई, जैसे ही मिथाइल आयोडाइड बना और हाइड्रोजन आयोडाइड बना, वैसे ही ये रिएक्शन तुरंत बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो HI है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये फिर से मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करके मीथेन बना देगा। ठीक, तो जब भी हम आयोडीनेशन कराते हैं, ध्यान रखना एल्केन में जब भी हम आयोडीनेशन कराएंगे तो HI प्रोडक्ट तो जरूर बनेगा। अगर HI प्रोडक्ट बनेगा तो वो रिड्यूस करके बैकवर्ड कर देगा रिएक्शन को, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जब भी हम HI के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एरो के ऊपर H न्यू तो लिखा ही होता है, साथ में हम HiO3 भी लिख देते हैं। ये क्या है? HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या काम करेगा ये? भाई देखो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही ये प्रोडक्ट बना, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करने के लिए जाएगा, तब तक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको खुद ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इन दोनों की ही आपस में लड़ाई हो जाएगी, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। होगा क्या? HiO3 ये रिएक्ट कर जाएगा HI के साथ और बना क्या देगा? आयोडीन प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लो। 3 मोल 3 मोल 3 2 6 1 5 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और 5 आयोडीन इधर 1 इधर 6। हाँ ठीक, बैलेंस है। ठीक है, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो देखो HiO3 ने HI के साथ रिएक्ट करा के HI को रिड्यूस करके आयोडीन बना दिया प्लस वाटर की तरीके से निकाल दिया। तो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम था यहाँ पे कि ये इसको बार बार रिड्यूस करके वापस से मीथेन बना दे रहा था, अब ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसीलिए आयोडीनेशन थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीनेशन, इसमें हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो ये तो पहला मेथड हुआ कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय हैलोजिनेशन। ठीक है, सेकंड मेथड है अपना बेटा फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हमें क्या बनाना है? RX, हेलो एल्केन। ठीक, अब सुनो, देखो एल्कीन होती क्या है? मान लो सिंपलेस्ट एल्कीन ले लेते हैं हम लोग, CH2R CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, एक सिंपलेस्ट एल्कीन हो गई। अब सुनो, अब इस एल्कीन में अगर हमें RX बनाना है, इस एल्कीन से अगर हमें RX बनाना है, तो इसको रिएक्ट करा दें अगर हम किसी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड है ये। ठीक है, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करा देंगे तो ये होगा क्या? देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये H प्लस होगा और ये X माइनस। अगर एग्जांपल के लिए यहीं पे हम HCl ले लें, चलो HCl। ठीक, तो ये Cl माइनस और ये H प्लस की तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म यही साइड में लिख लो, अभी बताएंगे पूरा मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, होगा क्या कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन का लवर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर।
तो जिसके पास प्लस चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना भाई, तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वही माइनस चार्ज की तरफ भागेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागेगा। तो इसका मतलब है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और Cl माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना तो आता ही होगा ना, ठीक है, 12th में हो तो, अगर 12th में हो तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानना आता होगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब देखो हम ये भी जानते हैं कि जहां भी हमें पाई बॉन्ड मिल जाएगा, पाई बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है, थोड़ा सा मनचला बॉन्ड होता है, तुरंत ये टूटने की कोशिश करता है। तो देखो यहां पे जैसे ही ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को जैसे ही हम तोड़ेंगे, ये बॉन्ड या तो हम इधर भी तोड़ सकते हैं या तो हम इधर भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, इधर भी तोड़ सकते हैं और इधर भी। तोड़ने से फायदा क्या होगा, अगर हम इधर तोड़ते हैं, सपोज करो कि ये जो CH2 है ये बॉन्ड इधर टूटा, इधर नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा। और अगर इसी बॉन्ड को हम इधर तोड़ते हैं, मान लो सपोज कर लो इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन की जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री होती है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है तो हम कभी भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सिंपल सी बात कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ही टूटेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। आ गई बात समझ में। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर भागा, ये बॉन्ड इधर टूटा, तो जो स्पीसी बनी वो क्या बनी, RCH प्लस CH2 माइनस, ये बन गया। ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, तो देखो ये प्लस आ गया ये माइनस आ गया। अब देखो इसमें अटैक सबसे पहले जो करता है वो इलेक्ट्रोफाइल करता है, ठीक। तो ये जो है H प्लस ये माइनस की तरफ अटैक करेगा, तो ये H प्लस जाके यहाँ पे जुड़ गया और इस माइनस को हटा के यहाँ CH2 से CH3 बना दिया। अब बचा ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये RX बन गया, RX बन गया। यहीं पे मैकेनिज्म भी हो गई। मैकेनिज्म क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारता है। देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही हैं, दोनों ने ही अटैक मारा। तो सर आप इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कह रहे? न्यूक्लियोफाइल ने भी तो अटैक मारा है। देखो किसी भी रिएक्शन में जो भी स्पीशी सबसे पहले अटैक मारती है उस रिएक्शन का नाम उसी पे रख दिया जाता है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक मारा होता तो इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक मारता है इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब सुनो, ये तो हम लोगों की मैकेनिज्म हो गई, ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई। अब आपने 11th में पढ़ा होगा मार्कोनी फॉर रूल और एंटी मार्कोनी फॉर रूल। तो मार्कोनी फॉर रूल भी तो एल्कीन में लग जाता है, यहाँ पे सिंपली मार्कोनी फॉर रूल भी तो लग सकता था। भाई मार्कोनी फॉर रूल क्या कहता है, मार्कोनी फॉर रूल क्या कहता है साहब, कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ दो। जब भी कभी HX, ठीक है, जब भी कभी HX को इसी एल्कीन में तुम्हें जोड़ना है तो मार्कोनी फॉर रूल ये कहता है कि साहब हाइड्रोजन को उस कार्बन पे जोड़ दो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे CH2 कैसे होगा यार, CH होगा ना, क्यों CH2 हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई, 4 ही वैलेंसी तो है ना, 1 2 3 और 1 4, CH2 हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो मार्कोनी फॉर रूल ये कहता है कि साहब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां हाइलोजन जोड़ दो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी हाइड्रोजन है उसको जोड़ दो, ठीक। तो देखो यहाँ पे सिंपली मार्कोनी फॉर रूल भी फॉलो हो गया। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा था वहां जाके हाइड्रोजन जुड़ गया, CH2 से CH3 बना दिया, और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम था वहां पे हाइलोजन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, ठीक। तो मार्कोनी फॉर रूल भी फॉलो हो गया और मैकेनिज्म भी समझ में आ गई। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा कि जो मार्कोनी फॉर रूल है ये एक शॉर्टकट है।
मार्कोनी फॉर रूल क्या हमेशा सही होगा? नहीं, मार्कोनी फॉर रूल हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो हमेशा सही होती है। ठीक है, तो शॉर्टकट जानो जरूर, पढ़ो जरूर, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड कभी मत होना। ठीक है, अभी प्रूफ भी कर देते हैं कि देखो मार्कोनी फॉर रूल के हिसाब से प्रोडक्ट कुछ और बनेगा और मैकेनिज्म के हिसाब से प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। अभी जस्ट मैं प्रूफ भी कर देता हूँ उस चीज को। अगर मार्कोनी फॉर रूल नहीं पता है तो भाई 11th पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑलरेडी इतनी बड़ी है, उसको ही कवर करने में हालत खराब है। क्योंकि मेरा जो मोटिव है, मेरी जो सोच है वो ये है कि मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले पहले पूरी ऑर्गेनिक को खत्म कर दूँ। ठीक है, तो अब 11th अगर आपने नहीं पढ़ा है ढंग से तो मार्कोनी फॉर रूल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम ऑर्गेनिक में ही चला जाएगा कि बाकी सारी चीज़ों को कवर करने का मौका नहीं लग पाएगा। फिर भी जितना हो सकेगा उतना मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मार्कोनी फॉर रूल से मान लिया हमारे पास और मैकेनिज्म CH3 CH CH2 CH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास है, सॉरी रिएक्टेंट ये हमारे पास है। ठीक, और इसको हमें रिएक्ट कराना है HCl से। ठीक, तो मार्कोनी फॉर रूल क्या कहेगा कि साहब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है उधर आप हाइड्रोजन, भाई HCl में क्या होगा, ये H और ये Cl, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मार्कोनी फॉर रूल क्या कहेगा, मार्कोनी फॉर रूल कहेगा कि साहब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है उस तरफ आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और जिस तरफ हाइड्रोजन कम है उस तरफ आप हाइलोजन जोड़ दीजिए। हाइलोजन बोले तो क्लोरीन जोड़ दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी फॉर रूल के हिसाब से अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाने जाएं तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3Cl। ठीक भाई, डबल बॉन्ड से ज्यादा हाइड्रोजन वाले की तरफ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, CH3 हो गया, और कम हाइड्रोजन की तरफ हमने क्लोरीन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा प्रोडक्ट आया। अच्छा ये ध्यान से देखो, यहाँ हाइड्रोजन जो जुड़ा वो 2 डिग्री पे जुड़ा है। ठीक है, अब सुनो, अब जरा हम इसकी मैकेनिज्म के हिसाब से चलते हैं। मैकेनिज्म क्या कहेगा, मैकेनिज्म कहेगा कि साहब सबसे पहले ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, यहां माइनस आया और यहां पे प्लस आया। ठीक है, अब जो बना इसका इंटरमीडिएट जो बना वो क्या बना, CH3 CH प्लस CH2 माइनस, हाइड्रोजन आके जुड़ गया यहाँ पे CH3, खत्म बात। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक मार दिया। ठीक है, आ गया यहाँ पे CH3, ये क्या बना, कार्बोकटायन। इसका इंटरमीडिएट क्या है भाई, इसका इंटरमीडिएट जो है वो है कार्बोकटायन। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि कार्बोकटायन जहां भी होगा उसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक, और अगर हमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिल रहा है तो यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट, अगर ये तीनों शिफ्ट पॉसिबल हैं और इन तीनों शिफ्ट में से किसी भी एक शिफ्ट को करने से अगर हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री में शिफ्ट हो रहा है या 2 डिग्री हमारा 3 डिग्री में शिफ्ट हो रहा है तो हम वो शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो इंटरमीडिएट है, वो मोर स्टेबल हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो H है, ये H यहां लगा हुआ है। ठीक, अगर इस H को हम यहां पे शिफ्ट कर दें, हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां आ जाएगा। अब देखो क्या ये 3 डिग्री बन गया, ये 2 डिग्री था यहाँ पे, अब ये 3 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होती है, यहां से होगा क्या बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद, ठीक है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये H जाके यहां जुड़ जाएगा। अब क्या बनेगा यहाँ पे, CH3
C CH3 CH2 CH3 और ये प्लस चार्ज। अब देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना और 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ठीक, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आके यहाँ पे अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या, न्यूक्लियस लवर, जहां पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा ये न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे अटैक मार देगा और यहाँ पे Cl- ने अटैक मारा और आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक, तो ये बना आपका Cl-, यहाँ पे ये जो बना ये 3 डिग्री हेलो एल्केन बना, 3 डिग्री हेलो एल्केन बना। इट इज मोर स्टेबल देन दिस, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन दिस। तो देखो मार्कोनी फॉर रूल कुछ और बता रहा था, 2 डिग्री बता रहा था, 2 डिग्री हेलो एल्केन बता रहा था, लेकिन जब हमने मैकेनिज्म के हिसाब से फॉलो अप किया तो हमारे मैकेनिज्म के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 डिग्री हेलो एल्केन बन रहा है। और बेटा ये जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना, दिस इज मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। एग्जाम में जब भी आप लिखते हो तो मेजर प्रोडक्ट लिखते हो, माइनर नहीं लिखते। या तो वो स्पेसिफिकली पूछ रहा हो आपसे, पूरा स्पेसिफिक पूछा कि क्या मेजर है क्या माइनर है, तब आप मेजर माइनर दोनों लिखोगे। लेकिन अगर उसने आपसे मेजर माइनर के बारे में कुछ नहीं पूछा है तो हमेशा आप कोई भी रिएक्शन लिखोगे तो उसका हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखते हो। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये आया ये रिएक्शन और आप ये लिख के चले आए तो बेटा ये चीज गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। मेजर प्रोडक्ट ये है ना कि ये। ठीक है, तो समझ में आ गई मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस, समझ में आ गई रिएक्शन मैकेनिज्म कि जब तक अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पता है, कितनी भी रिएक्शन आप रट लो, मार्कोनी फॉर रूल, एंटी मार्कोनी फॉर कुछ भी, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन कितनी भी रट लो, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है तो यार प्रोडक्ट हमेशा गड़बड़ ही बनाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑर्गेनिक बहुत आसान है अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ चलते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लोगे तो ऑर्गेनिक क्यों पढ़ लोगे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, नोट में ये भी लिख लेना कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ही होता है। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, अब सुनो, अभी तो मार्कोनी फॉर रूल हुआ, ठीक है, एडिशन हो गया। अब इसी में एक होता है खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। ठीक है, या इसी को तुम कह लो एंटाई मार्कोनी फॉर रूल। खराश इफेक्ट कह लो या एंटाई मार्कोनी फॉर रूल कह लो। ये क्या कहता है, सेम यार, मार्कोनी फॉर रूल का उल्टा खराश इफेक्ट। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमको रिएक्ट कराना है HCl को, ये माइनस ये प्लस, बॉन्ड यहां से टूटेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो मार्कोनी फॉर रूल क्या कहता था कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जोड़ दो और उसके अपोजिट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक, लेकिन एंटी मार्कोनी फॉर रूल क्या है, एंटी मार्कोनी फॉर रूल इसका उल्टा कहेगा। एंटी मार्कोनी फॉर रूल ये कहेगा कि साहब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ो और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ो। ठीक है, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH2। अब क्या मार्कोनी फॉर रूल, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ना है तो यहां पे क्या जोड़ेंगे हम Cl, और यहां पे हाइड्रोजन जोड़ना है तो H। तो एंटाई मार्कोनी फॉर रूल या खराश इफेक्ट अगर लिखा हुआ है तो यहां से आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, खराश इफेक्ट या एंटाई मार्कोनी फॉर रूल कब होता है, जब परऑक्साइड प्रेजेंट होता है, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, मान लो कि HCl को रिएक्ट कराना है किसी एल्कीन के साथ और यहां पे कोई पर ऑक्साइड लिखा हुआ है, पर ऑक्साइड लगा हुआ है तो पर ऑक्साइड इफेक्ट लग जाएगा। तो जैसे ही पर ऑक्साइड तुमको दिख गया एरो के ऊपर, जैसे ही तुम्हें कोई भी पर ऑक्साइड दिख गया तो ये तुरंत समझ लेना कि यहाँ पे एंटाई मार्कोनी फॉर रूल लगना है।
ठीक है, यहाँ पे मार्कोनिफर रूल नहीं लगना है, यहाँ पे क्या लगना है, एंटी मार्कोनिफर रूल। इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं या पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, एंटी मार्कोनिफर रूल से तुम एडिशन कर दोगे और जो प्रोडक्ट आएगा इसमें 100% सही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। देख रहे हो, सीधी सी बात है कि जिस जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे हमको हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिफर रूल फॉलो हो गया। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है, खराश इफेक्ट कभी कभी नाम लिख के आ जाता है। ठीक है, खराश इफेक्ट बोर्ड में, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद होता है नेक्स्ट अपना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सुनो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? नेक्स्ट है अपना तीसरा है ना, शायद है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोले तो सबसे पहली बात तो एक एलाइलिक कार्बन बना लिया जाए पहले। एलाइलिक ग्रुप पता ही होगा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं और ये पूरा का पूरा क्या है, एलाइलिक ग्रुप है। ठीक, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं और ये पूरा का पूरा ग्रुप एलाइलिक ग्रुप है। ठीक है, दिस इज योर एलाइलिक कार्बन। ठीक, समझ में आती है बात? अब सुनो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में है क्या कि जो भी हाइड्रोजन जुड़ेगा वो डिपेंड करेगा रिएजेंट पे। सुनो, रिएजेंट यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। अगर मान लो हाइड्रोजनेशन कर रहे हो तुम, हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, ठीक है, और रिएजेंट तुम्हारा पहला लगा हुआ है NBS। NBS क्या होता है? N ब्रोमोसक्सीनामाइड, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS। अगर NBS लगा हुआ है तो जो भी हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, जो भी हाइड्रोजन आ रहा है वो हमेशा एलाइलिक कार्बन पे आएगा। ये ध्यान रखना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए नाम लिखा हुआ है इसका। ठीक है, रिएजेंट ध्यान रखना कि अगर NBS लगा हुआ है तो जो भी हाइड्रोजन है, NBS में जो भी हाइड्रोजन होगा वो हमेशा ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो अगर NBS से कर रहे हो तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, यहां पे अगर NBS लगा हुआ है बेटा तो डबल बॉन्ड के साथ किसी भी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। डबल बॉन्ड एज इट इज प्रोडक्ट में ही रहेगा। हालांकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तुरंत टूटने की कोशिश करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जो रिएजेंट कहीं तुम्हारा NBS लगा हुआ है तो आप हमेशा प्रोडक्ट ये बनाओगे। जो भी हाइड्रोजनेशन कर रहे हो NBS में, हाइड्रोजन हमेशा ब्रोमीन ही होगा, और अगर ब्रोमीन को जोड़ रहे हो तो वो हमेशा एलाइलिक कार्बन पे ही जुड़ेगा। ठीक है, एक और देख लो, जैसे ये NBS रिएजेंट है, यही NBS की जगह अगर आपको हाइड्रोजनेशन ही कराना है, हाइड्रोजनेशन ही कराना है आपको अगर, और आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है SO2Cl2। ठीक है, SO2Cl2 दिया हुआ है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन आएगा वो क्लोरीन आएगा। देखो NBS में, N ब्रोमोसक्सीनामाइड में जो हाइड्रोजन आएगा वो ब्रोमीन आएगा, लेकिन अगर SO2Cl2 दिया हुआ है हाइड्रोजनेशन में ही, तो जो हाइड्रोजन आएगा वो क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो भी हाइड्रोजनेशन हो रहा है ये हाई टेम्परेचर पे होता है। हाई क्या, एक्चुअली वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखना, लगभग 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी हाई टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजनेशन होता है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना मार्कोनिफ लगता है ना एंटी मार्कोनिफ लगता है, इवन दो तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज डबल बॉन्ड में ही रहता है, एल्कीन में ही
हैलोजिनेशन हो जाता है। अभी तक देखो क्या हो रहा था, एल्कीन से एल्केन बन जा रहा था, डबल बॉन्ड टूट जा रहा था, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमने रिएक्टेंट भी एल्कीन लिया, एलाइलिक ग्रुप लिया, और फाइनल प्रोडक्ट पे भी तुम्हें एल्कीन ही मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एलाइलिक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। इसको सिर्फ देखो रटना है, दो ही रिएजेंट तुम्हें मिलेंगे हैलोजिनेशन में। अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है तो तुम्हें दो ही रिएजेंट मिलेंगे, या तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड मिलेगा या तो SO2Cl2 मिलेगा। NBS मिला तो Br लगाना है, SO2Cl2 मिलता है तो Cl लगाना है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये अभी आपके 3 मेथड्स हुए। अब इसके बाद जो आपका अगला मेथड आएगा, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उसमें हम लोग लूकस टेस्ट और लूकस रिएजेंट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। और एक चीज हाँ, कि अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स में, ठीक है, भी अगर कोई दिक्कत है किसी टॉपिक पे, किसी चैप्टर में, अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स हो और चाहे वो मैथ हो, पूरी 11 12 सब कुछ, ठीक है। तो आपको जहां पे भी जो भी दिक्कत हो वो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।